अमेरिका का साउथ कैलिफोर्निया साल 1979 में एक अजीब डर से घबरा रहा था। पैसिफिक कोस्ट हाईवे और इंटरनेशनल रास्तों से गुजरने वाले किसी भी पैसेंजर को इस बात का आइडिया नहीं था कि उनके बीच एक ऐसा शिकारी घूम रहा है जिसने मानवता की सभी हदें पार कर दी थी। विलियम जॉर्ज बोनिंग, एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर जो असल में अमेरिका के इतिहास का सबसे क्रूर सीरियल किलर बन रहा था। बोनन की गाड़ी एक ग्रीन फोर्ड इकोनोलाइन वैन थी जो किसी मौत के वाहन की तरह रास्तों पर घूमती रहती और वहां खड़े निर्दोष बच्चों को उसकी जाल में फंसाती। उसकी वैन के पीछे विंडोज काले रंग की थी जो अंदर चल रहे इस नरक की दुनिया को सबसे छुपाए रखती थी। बोनिन के जीवन के इस ट्रेजिक और डरावने सफ़र की शुरुआत कनेक्टिकट के वेलमेंटिंग में हुई थी, जहां उसका बचपन बहुत ही दर्दनाक और विकृत रहा था। उसके पिता नशेड़ी और जालिम दादा के साथ पले विलियम ने बचपन से ही हिंसा को बहुत पास से देखा था। उसके दादा शिस्तबद्ध लेकिन बहुत क्रूर इंसान थे जिसने विलियम के पर ऐसी मानसिक असर छोड़ी कि वो कभी नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पाया। बचपन में उसके साथ हुए शारीरिक और जातीय शोषण ने उसके दिमाग में एक ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दिया जो फ्यूचर में खून से खेलने वाला था। स्कूल के दिनों में ही वो एक शांत लेकिन विचित्र बच्चा था। 1969 के दशक में उसने अमेरिकन वायुसेना में सर्विस दी और वियतनाम युद्ध में एज अ हेलीकॉप्टर गनर से पार्टिसिपेट किया। तब उसे मृत्यु और विनाश को देखने का एक नया विजन मिला। युद्ध के मैदान में बहता खून और चीखें उसके लिए मनोरंजन जैसे बन गई थी। युद्ध में से वापस आने के बाद उसका मन एक अशांत समुद्र जैसा हो गया था। उसके दिमाग में बस विकृति भरी हुई थी। एज अ रिजल्ट कैलिफोर्निया के सुंदर रास्ता उसके लिए शिकार का मैदान बने और यहीं से शुरू होती है हत्याओं का सिलसिला जिसने पुलिस और पब्लिक की नींद को हराम कर दिया। 1979 का वो दिन जब थॉमस लुंडुग्रेन नाम का एक 13 साल का बच्चा गायब हो गया, तब किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये बस एक शुरुआत थी। बोनिन के क्राइम करने का तरीका बहुत ही जटिल और भयानक था। वो रास्ते पर जाते अकेले बच्चे को लिफ्ट देने के बहाने या उनसे कोई एड्रेस पूछने के बहाने अपनी वैन में बिठाता। एक बार दरवाज़ा बंद होने के बाद उन बच्चों के लिए बाहर निकलना बहुत ही नामुमकिन था। वैन के अंदर जाने के बाद वो बच्चों को हथियार बताकर उन्हें डरा धमका कर कैद कर लेता और उसके बाद शुरू होता उसका पसंदीदा काम, उन बच्चों पर जुल्म करना। और इसी तरह बोनी फ्रीवे किलर से पहचाने जाने लगा। उसे फ्रीवे किलर नाम इसलिए दिया क्योंकि वो अपने शिकार के बॉडीज़ को हाईवे के किनारे किसी कचरे में या किसी भी रैंडम जगह पर फेंक देता था। ये उसका एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। पुलिस को एक के बाद एक बॉडीज मिलने लगी, पर ये खूनी कौन था इस बात का उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। हर बॉडीज पर ऐसे क्रूरता के निशान होते जिसे देखकर एक्सपीरियंस डिटेक्टिव्स की भी रूह कांप जाती। उसने अपने साथ वॉर्नन बट्स, विलियम कुक और ग्रेगरी माइले जैसे निचली मानसिकता रखने वाले पार्टनर्स को भी जोड़ा और उन्हें अपने साथ इस खूनी खेल में शामिल करता और कई बार वो उनसे ही उनकी हत्या करवाता ताकि वो कभी पुलिस के पास जा ना सके। जैसे जैसे 1917 का साल आगे बढ़ता गया वैसे वैसे साउथ कैलिफोर्निया के शांत रास्तों पर डर का साम्राज्य फैल गया। बोनिन का कॉन्फिडेंस हर क्राइम के साथ बढ़ता जा रहा था। उसकी कार्य पद्धति इतनी क्रूर थी कि वो सिर्फ हत्या करने से रुकता नहीं था, परंतु पीड़ितों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देना उसके लिए खेल बन गया था। अगस्त 1979 में मार्क्स ग्राट्स और सितंबर में डोनाल्ड हाइडन जैसे मासूम बच्चे उसके शिकार बने। इस हत्याओं की भयानकता ये थी कि बोनिन किसी भी डर के बिना बिजी फ्रीवेज के किनारे बॉडीज को इस तरह प्रदर्शित करता जैसे वो लॉस का मजाक उड़ा रहा हो। कई बार तो बॉडीज को फेंकते वक्त
कई वाहन चालकों ने उसे देखा, लेकिन देखने के बाद भी कोई उसे पहचान नहीं सकता था। उसकी इस विकृत मानसिकता के पीछे उसके पार्टनर्स का भी बड़ा सहयोग था। वाइनन बट्स और ग्रेगरी माइले जैसे लोग बॉनिन के बातों में आकर इस नरभक्षी क्राइम में उसके पार्टनर्स बने, जिसके कारण पुलिस के लिए एक से ज़्यादा सस्पेक्टों को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इन्वेस्टिगेट के दरमियान इतना जानने को मिला कि बॉनिन अपने पार्टनर्स को पार्टी करने के बहाने बुलाता और फिर उन्हें अपनी हत्याओं में सहभागी बना लेता। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट और ऑरेंज काउंटी पुलिस के बीच शुरुआत में असमझ के कारण बॉनिन के लिए ये फ़ायदाकारक साबित हुआ। शोधकर्ताओं को हमेशा अलग अलग एरियाज़ में बॉडी मिलती जो एक ही सीरियल किलर से जोड़ना बहुत ही नामुमकिन, क्योंकि बॉनिन हमेशा काउंटी की सीमा को पार करके क्राइम करता। के शिकार बनने वाले ज़्यादातर लोग 12 से 19 साल के बीच बच्चे थे जो किसी न किसी काम से घर जा रहे थे, जैसे कि स्कूल से घर जाना, बास्केटबॉल खेलना या तो किसी दोस्त से मिलने निकलना। आखिरकार इन्वेस्टिगेट टीम ने यह नोटिस किया कि खूनी किसी एक एरिया में नहीं बल्कि पूरे साउथ कैलिफोर्निया में कहीं भी क्राइम कर रहा था, और इसमें एक चीज़ कॉमन थी कि बॉडीज़ हमेशा हाईवे के एग्जिट रैम्प या मेन रास्तों पर फेंक दिया जाता था। जून 1980 की वो रात जब किस्मत पलट गई, बॉनी अभी भी अपने खून के उस रास्ते पर चल रहा था, लेकिन इस बार पुलिस भी बहुत पास थी। सीरियल किलर टास्क फोर्स के सतत निगरानी और बातमीदारों के पास से मिली माहिती के अनुसार एक ग्रीन वैन पर शंका गई थी पुलिस को। 11 जून 1980 के रोज़ जब बॉनी हॉलीवुड के एक अंधेरे कोने में एक 18 साल के युवान को लिफ्ट देने की कोशिश कर रहा था, तब पुलिस ने बहुत गुप्त तरीके से उसे घेर लिया। उसकी गिरफ्तारी के दरमियान भी बॉनिन के चेहरे पर कोई पछतावा या घबराहट नहीं थी। उसके वैन की छानबीन के दरमियान जो भी दृश्य सामने आए, उसे हिम्मतवान इंसान को अंदर से बौखलाने के लिए काफ़ी थे। उसके वैन के पीछे के हिस्से में खून के धब्बे, सफोकेट करने के लिए रस्सी और कैद करने के लिए बेड़ियाँ और पीड़ितों की कुछ पर्सनल चीज़ें मिली थी। उसके पर्स से पीड़िता के फ़ोटोज़ मिले थे जिसे वो ट्रॉफी समझकर रख किया था। जेल जाने के बाद बॉनिन ने जिस तरह अपनी डायरी में सब कबूल किया, उससे मनोवैज्ञानिक के लिए भी एक पजल्स थी। उसने 21 से ज़्यादा हत्याओं की कबूलात की, जिसमें उसने दर एक शिकारी का आखिरी शब्द, उनकी दया की भीख और उनके दर्द का अत्यंत बारीकाई से वर्णन किया। उसकी इस कबूलात से पूरे देश में सनसनाटी फैल गई। उसने कबूल किया कि कितनी बार उसने एक ही दिन में 2 हत्याएं की थी। उसके इस कबूलात से ये चीज़ बाहर आ गई कि उसने किस तरह अपने पार्टनर्स को ये काम करने के लिए मोटिवेट किया था और वो किस तरह सोसाइटी के हर नॉर्मल नागरिक से मिलता जुलता था। कोर्ट की सुनवाई के दरमियान जब सबूत और ऑडियो टेप्स को रजू करने में आए, तब पीड़िता के पेरेंट्स की चीखों से पूरा कोर्ट रूम गूंज उठा था। बॉनिन के वकीलों ने उसे बचाव करने का कोशिश किया, जैसे कि उसका बचपन बहुत शोषणयुक्त था, उसके पिता का अत्याचार और वियतनाम युद्ध का आघात, लेकिन कोर्ट और ज्यूरी ने इस फैसले का समर्थन नहीं किया और उसे 14 हत्याओं के लिए दोषित का ठहरा दिया गया और उसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई। कैलिफोर्निया के सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन में बॉनिन के आखिरी 14 साल बिताए थे। इस समय दरमियान बॉनिन ने जेल से बाहर निकलने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसकी सारी अपील रिजेक्ट हो जाती थी। 23 फरवरी 1996 की आधी रात जब पूरे अमेरिका की नज़र इस केस पर थी और जेल के बाहर प्रदर्शनकारियों आ गए थे, तब बॉनिन को डेथ रूम में से एग्जीक्यूशन चैम्बर में लाया गया। कैलिफोर्निया के इतिहास में गैस चैम्बर की पुरानी पद्धति के बदले उसे लीथल इंजेक्शन के द्वारा मृत्युदंड दिया गया, जो कि ये पहली घटना थी। उसके आखिरी क्षणों में भी बॉनिन ने इसे माफ़ी मांगने के बदले उसने एक बहुत ही डरावना संदेश दिया, जैसे कि अगर आप हाईवे पर अकेले जाते हो तो ध्यान से जाना।